मैं अपने दोस्तों से ये बातें सुनता आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फायदा होता है। एक तो वह डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती। जिस रंग में उसको रंग दो, उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वह डरी सहमी सी रहती है अपने पति से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नियों के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे कि वह समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को और भी ज्यादा बढ़ाकर पेश करती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से शादी करूंगा, तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह देखने लगी थी और कहने लगी कि कैसे बेशर्म जैसी बातें कर रहा है। अरे छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं कि वह घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वह हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभालेगी। लेकिन मैंने माँ की एक नहीं सुनी। मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से ही करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी थी और मुझे पत्नी चाहिए थी, वह भी कम उम्र की। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। जल्दी ही एक ऐसी लड़की मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 से 21 साल की होगी। उसका नाम प्रिया था और फिर छठ मंगनी पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ था जहां मेरी नई नवेली दुल्हन प्रिया बैठी हुई थी। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे कितनी कम उम्र और कितनी सुंदर पत्नी मिली है। वह बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने प्रिया को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन हकीकत में तो वह और भी ज्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने समझाया था कि अपनी पत्नी की ज्यादा तारीफ मत करना। पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि वह तुझ पर हावी ना होने पाए, नहीं तो बाद में तो उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन बातों पर अमल कर रहा था। इसलिए प्रिया को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो प्रिया तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी लड़की को थोड़ा और डराया जाए। ये ख्याल आया और मैंने अपने फोन पर 2 मिनट का टाइमर सेट कर लिया। 2 मिनट बाद फोन पर रिंग बजी। मैं कमरे के एक कोने में जाकर किसी से बहुत गुस्से में बातें करने लगा। मैं बोला, आज मेरी शादी है और तुम्हें यही समय मिला है ये बुरी खबर बताने का। तुमको पता नहीं मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूं। मुझे बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब गुस्सा आता है तो मैं नहीं देखता सामने कौन है। जिसकी खैर चाहिए वो मेरे सामने जबान नहीं चलाता और तुम इतनी हिम्मत कि मुझसे बहस करो। कल मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें ठीक करता हूं। नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलतियों की मेरे पास कोई माफी नहीं है। ये सारी बातें मैं प्रिया को सुनाना चाहता था, इसलिए फोन पर ऐसे ही बोला ताकि वह सुन ले। फिर मैं उसके पास लौट कर आया और उसे मुंह दिखाई की अंगूठी दी। उसने मेरे हाथ से अंगूठी लेकर टेबल पर रख दी। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, इसे पहन लो। उसने कहा, मुझे अंगूठियां पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को खराब नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे उसे बहुत गर्मी लग रही हो। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे।
मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि वह डर के मारे बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं घबरा गया कि अब क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया तो लोग गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने अपने हिसाब से उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे उसे झकझोर कर होश में लाने की कोशिश की। लेकिन तब भी वह होश में नहीं आई तो मैं परेशानी में कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि यह समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वह घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 20 से 21 साल की लड़की क्या काम करेगी। मेरी माँ चाहती थी कि बहू समझदार हो, सलीकेदार हो और घर को संभाल सके। लेकिन मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी की और एक कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं सबके सामने जाकर कहूं कि वह बेहोश पड़ी है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वह होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी यह हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने कहा, हंसने और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं घर वालों में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। बस किसी तरह वह होश में आ जाए। मुझे सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया था कि शायद यहां से कोई मदद मिल जाए। उसने कहा, परेशान मत हो, मैं अपनी पत्नी को लेकर तेरे घर आ रहा हूं। ये सुनते ही मैं और भी परेशान हो गया क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। सब घर वाले सोने की तैयारी में थे। अगर ऐसे में कोई हमारे घर आया तो सब समझ जाएंगे कि दुल्हन के कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं खुद पर ही गुस्सा करने लगा कि क्यों बेकार में मैंने मदद मांग ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बुरी तरह फंस गया हूं और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को घर मत लाना। मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, परेशान मत हो, मैं फोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूँ। ये बात मुझे ठीक लगी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा। प्रिया को होश में लाने के तरीके पूछने लगा। उसने कहा, प्रिया के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उसे कंबल से ढक दो, क्योंकि सर्दी है, इससे गर्माहट मिलेगी और वह होश में आ जाएगी। उसकी बात मानकर मैं यही सब करने लगा, लेकिन फिर भी प्रिया होश में नहीं आई। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी लगातार तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। प्रिया को होश आ गया है। दरअसल मैं इस हालत से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा कि प्रिया होश में आ चुकी है, जबकि वह अभी तक बेहोश पड़ी थी। मैंने उनका धन्यवाद किया और फोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी दवा टेबल पर भी गिरी हुई थी और जिस गिलास से प्रिया ने पानी पिया था उसमें भी दवा की परत लगी थी। इसका मतलब मेरी पत्नी प्रिया ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी। दवा को असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा, इसलिए जब मैं उससे बातें कर रहा था उसी दौरान दवा ने असर कर दिया और वह बेहोश हो गई। और ऐसी दवा खाने के बाद उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैंने प्रिया को हैरान होकर देखा। मुझे वो बहुत मासूम लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोच सच कर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी ने सुहाग रात पर खुद को बेहोश क्यों किया? क्या वह मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहती थी? क्या मैं उसे पसंद नहीं था? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी आधे घंटे पहले ही थकान से बेहाल सो गया था। दरवाजा खोला तो मेरी माँ खड़ी थी। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस समय हमारे घर में कोई नहीं जागता
और माँ भी इतनी सुबह कभी नहीं उठती थी। और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में करनी है वह एक दिन छोड़ कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। माँ बोली कि तुम अभी तक उस कमरे में क्या कर रहे हो, चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से माँ को देखने लगा। मैंने कहा कि माँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है और ये मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। मेरी बात सुनकर माँ बोली कि हमारे खानदान में यह परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकलना होता है, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि आज के जमाने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हैं। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे जोरदार डांट लगाई। मजबूरन मुझे कहना पड़ा, ठीक है माँ, चलिए। माँ ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कुछ काम है। मैंने पूछा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है बाद में कर लेना, अभी वह सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि माँ को पता चले कि प्रिया बेहोश है, वरना वह यही समझती कि वह मेरी वजह से बेहोश हुई है। माँ बोली, पागल, शादी तो तूने कर ली, लेकिन कुछ जरूरी बातें होती हैं जो दुल्हन से पूछनी होती हैं, और मैं वहीं पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भर गया था जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे समझ होती। अब इतनी कम उम्र की लड़की लाई है तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जाकर देखो ठीक है या नहीं। मैं इतना भी बच्चा नहीं था कि माँ की बातें समझ ना पाऊं। मैं उनकी मंशा समझ चुका था। लेकिन अब जब वह पहले ही बेहोश थी तो भला इन बातों का क्या मतलब। मैंने माँ को रोकने के लिए बहाने बनाए। मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। मुझे पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ हैं। मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दो, सिर दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी बना दो। मेरे बहानों ने माँ का शक और बढ़ा दिया। माँ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चली गई। मैं बाहर ऐसे खड़ा था जैसे कोई अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर आने वाली है। थोड़ी देर बाद माँ बाहर आई और मुझे हैरान होकर देखने लगी। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं बेकार में ही शक कर रही थी। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि माँ ने कैसे जांच लिया कि वह ठीक है, जबकि मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। मैं कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं भी हैरान था। प्रिया के बिखरे बाल, होठों की फैली सुर्खी रात की कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। शायद यही देख माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन और सुकून सब बर्बाद हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। प्रिया हल्की हल्की हिल रही थी, यानी उसे होश आ चुका था, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना गुस्से में था कि कमरे से बाहर निकल गया और पूरे दिन उससे बात नहीं की। रात को आकर भी अलग होकर सो गया। किसी को भी मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि रात क्या हुआ था। घर में सब यही कह रहे थे कि दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है। हमारा फैसला सही था, शादी की सारी रस्में अच्छे से हो गई। रात को जब मैं कमरे में आया तो प्रिया ने पूछा, आपके लिए खाना लगा दूं? माँ ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, साथ खाने की क्या जरूरत है, बाहर लगा दो, मैं वहीं खा लूंगा। प्रिया बोली, नहीं, माँ जी कह रही थी कि साथ खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बातें मत करना। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, मुझे पता नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मजबूरी में ही सही, मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हम दोनों के बीच रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी तुमने माँ के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया कि जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है।
ऐसा करके तुम माँ की नज़रों में एक अच्छी बहू साबित हो गई। और अगर मैं माँ जी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊँ तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मेरे घरवालों का नहीं। तुमने शादी की पहली रात मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुमने क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली थी? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तुमने क्या इसलिए दवा खाई ताकि तुम्हें मेरा चेहरा ना देखना पड़े? बताओ, कौन है तुम्हारे दिल में? किससे वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल से अभी तक नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात सुनकर प्रिया जोर-जोर से रोने लगी। बोली, "ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुन लें।" मैंने कहा, "अच्छा सुनाओ, क्या बात है?" मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली कि मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से प्रिया का मुँह देखने लगा था। मैंने अपना सिर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है कि मेरी बात तो सुन लो और खुद ही कहती है कि मुझे शर्म आती है। अपना सर हाथों में थामे बैठा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि और लाओ कम उम्र की लड़की, अब झेलो उसे। मैं प्रिया को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आया था। हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। प्रिया सबके सामने मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूं करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते कि तुम्हारे बेटे बहू में तो बहुत प्यार है। भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और उन लोगों की बातें सुनकर माँ गर्व से सिर उठाकर कहती कि हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो। मैं आम रिवाय सांसों की तरह नहीं हूं जो अपने बेटे बहू में लड़ाई करवाए। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। हमारी शादी को 7 दिन हो चुके थे और मैंने प्रिया को छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी जिंदगी ऐसी तो ना होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती, तो कम से कम वह खुलकर मुझे बता तो देती। अब तो मैं कभी-कभी यह भी सोचने लगा था कि मुझे अपनी माँ को सब कुछ बता देनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि माँ मुझे ही ताने देती कि और लाओ, कम उम्र की दुल्हन, अब तुम खुद ही उसे झेलो। और फिर माँ जो सबके सामने सर उठाकर चल रही थी, तो उनका सर भी झुक जाना था। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो प्रिया शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। प्रिया को देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा था। मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक सका और प्रिया को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि प्रिया ऐसे डर गई थी जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और वह जोर जोर से रोने लगी थी। एक बार के लिए तो मेरे जी में आया कि रोती है तो रोती रहे। आज तो मैं उससे जी भर के प्यार करके ही रहूंगा। लेकिन वह इतनी सिसक सिसक कर रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा हो। और उसको इस तरह रोता हुआ देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। माना कि प्रिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं प्रिया मुझसे इतना दूर क्यों रहती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि जरूर प्रिया किसी और से प्यार करती है और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसके घर वालों ने जबरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करवा दी। और ये सोचते ही मेरा दिल दुखी हो गया था। मैं प्रिया से प्यार करने लगा था। उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से मेरे दिल में उसके प्यार की कोमल फूल फूटने लगी थी। वह इतनी प्यारी सी, इतनी नाजुक सी थी कि जब वह सिसक सिसक कर रोती तो मेरा दिल चाहता कि उसे अपने सीने में छुपा लूं और उसे कहूं कि तुम अपने दिल से सारे डर, सारे वहम निकाल दो। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुमसे खुशियां संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन प्रिया मुझे ये सब करने का मौका ही कब देती थी? मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। फिर मैंने अपनी यह समस्या किसी और की समस्या बताकर एक ऐसे इंसान के सामने रखी जो ना मेरा रिश्तेदार था, ना मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बेहद मासूम होती हैं, उन्हें प्यार की जरूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है।
लेकिन प्रिया पर तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। दिन भर वह भी मेरी बातों का हंस-हंस कर जवाब देती थी। लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती, जैसे मैं उसे खा लूँगा। एक दिन मैंने प्रिया से पूछा कि, "प्रिया बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था?" मेरी बात सुनकर प्रिया कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफ़रत करें। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे पास आए, नहीं तो आपको मुझसे नफ़रत हो जाती और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफ़रत करें। प्रिया की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने प्रिया से कहा, "तुम्हारे पास आने से मुझे तुमसे नफ़रत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो और हम लोग जितना पास आएँगे, हमें एक-दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी। फिर नफ़रत कैसे हो सकती है?" वह बोली, "मेरे घरवालों को आपके घरवालों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरे घरवालों को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई लड़का है।" प्रिया की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो, प्रिया की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। प्रिया की बातें मुझे उलझा रही थी। मैंने कहा, "प्रिया, जो कुछ कहना है, साफ-साफ एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो कुछ भी समस्या है, मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा। इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो।" फिर प्रिया ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरी आत्मा काँप गई थी। प्रिया बोली कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से ही कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक कभी पीरियड्स नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी माँ ना बन पाने के साथ-साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएगी। शायद माँ डॉक्टर की बात को मान भी लेती। लेकिन पता नहीं किसने माँ के कानों में भर दिया कि इस बीमारी का इलाज होता है, और फिर बस लालच में आकर और अपने सर का बोझ उतार कर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। लेकिन मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करें, लेकिन वह नहीं मानी। बस इसीलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं आता। इतना कहते ही प्रिया रोने लगी थी। वह रोते हुए बोली कि मैं जानती हूँ मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे प्यार कर बैठी। सोचा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। जी चाहता है कि पूरी जिंदगी तुम्हारी बाहों में ही बीत जाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इतने दिन तक आपने मेरा भ्रम रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया की बातें एक के बाद एक मेरे सिर पर बम गिरा रही थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ ये हो सकता है। प्रिया के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में एक जद्द सी उठी थी। मैं प्रिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में मुझे प्रिया से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन यह जानकर मुझे खुशी हुई थी कि प्रिया मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं प्रिया को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर को मैंने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ लड़कियों में यह बीमारी होती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि ऐसी लड़कियां कभी मां नहीं बन सकती।
या फिर वह शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं होती। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है। आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होगी। साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा-सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। आज हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है और लड़की को दोषी ठहरा दिया जाता है और लड़की खुद को दोषी मानने भी लगती है। डॉक्टर ने कहा कि शायद इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना ज़्यादा डरी हुई थी और तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। इस बीमारी से ग्रस्त लड़कियां कभी-कभी दिमागी मरीज भी बन जाती हैं। इसीलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और दुनिया में वह अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस बीमारी से जूझ रही है। न जाने और कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। घर आकर मैंने प्रिया को विश्वास दिलाया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।